हेलो बच्चों। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने गैलीलियो और एरिस्टोटल के एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन ने कुल मिलाकर मोशन के लिए 3 लॉज दिए थे, तो उन 3 में से एक लॉ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया था। एक नया टर्म है मोमेंटम। जिसे न्यूटन ने स्मॉल p सिंबल से रिप्रेजेंट किया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर मैं एक एरो लगा दे रहा हूं जो कि वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो मोमेंटम जो है इसे हम लोग डिफाइन करते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप देखें तो पहली बात तो कि मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। क्या डायरेक्शन होगा? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मोमेंटम का भी वही डायरेक्शन होगा। एक चीज नोटिस कीजिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट का कोई मास नहीं है, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 0 है, यानी अगर एक मासलेस ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो भी 0 होगा। ठीक है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 0 होगा। और आप एक चीज और नोट कर सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, मास तो है लेकिन उसकी वेलोसिटी अगर 0 है, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो भी उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है वो 0 होगा। मोमेंटम वेक्टर नल वेक्टर होगा। ठीक है, आखिरी बात मोमेंटम का कि इस मोमेंटम का जो एसआई यूनिट वो क्या होना चाहिए? मास का एसआई यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। यानी कि द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज न्यूटन ने हमसे इंट्रोड्यूस किया था। और आप सोच रहे हो कि आखिरकार इस मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या है न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग कंसिडर करते हैं, कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। उन एग्जांपल्स से हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का नींव रखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जांपल है आपका कि मैं वो एग्जांपल लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप सुने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक आपको मुझे सुनना होगा। सिर्फ सुनना होगा, लिखना कम होगा। और उसी तरीके से आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना ज्यादा होगा और लिखने वाली चीजें जो है वो कम होंगी। तो आप पहले समझेंगे इसको बहुत अच्छे से। तो एक एग्जांपल है कि सपोज करिए कि एक रोड पर, सड़क पर एक कार है और एक ट्रक है और दोनों रेस्ट पर है। ठीक है, मैं 3 फैक्टर्स की बात कर रहा हूं यहां पर। मैं यहां पर 3 फैक्टर्स की बात करूंगा। मैं बात करूंगा मास की, वेलोसिटी की और टाइम की। और एक बार में मैं इन 3 में से किसी एक फैक्टर को ही चेंज करूंगा, बाकी 2 फैक्टर्स को मैं कांस्टेंट रखूंगा। ठीक है, तो एक कार है और एक ट्रक है, दोनों रोड पर खड़े हैं। इनिशियली दोनों रेस्ट पर है, यानी दोनों की वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूं कि भाई स्टार्टिंग में इनिशियली जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं इनकी वेलोसिटी 0 है और आपको इनकी वेलोसिटी को 0 से v तक पहुंचाना है। और कितने टाइम में? t टाइम में। यानी कि कार को भी 0 वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक लेकर जाना है t टाइम में, और ट्रक को भी 0 वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक लेकर जाना है t टाइम में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अब मुझे बताइए कि आपको ऐसा करने के लिए किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है? कार के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी या ट्रक के ऊपर? तो बहुत ऑब्वियस सा आंसर है कि चूंकि ट्रक ज्यादा भारी है, इसीलिए सेम टाइम में दोनों की वेलोसिटी को सेम अमाउंट से चेंज करने के लिए
हमें ट्रक के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, ट्रक का मास ज्यादा, इसीलिए ट्रक के ऊपर फोर्स ज्यादा। और कार का मास कम, इसीलिए कार के ऊपर फोर्स कम। वैसे अगर मैं कार और बाइक की बात करूं तो कार पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बाइक पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार का मास कंपैरेटिवली ज्यादा है और बाइक का मास कम है। यानी जो पहला कंक्लूजन हमारा है वो ये है कि फोर्स एक ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तब सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी को चेंज करने के लिए सेम टाइम में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर मास ज्यादा है तो। एक और एग्जांपल ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करें कि आप तीसरे माले पे खड़े हैं, अपने घर के 3rd फ्लोर पे खड़े हैं और आपके हाथ में एक छोटा पत्थर है और एक बड़ा पत्थर है, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपका एक फ्रेंड खड़ा है और आप उस पत्थर को ड्रॉप करेंगे और उस फ्रेंड को उस पत्थर को कैच करना है। ठीक है, तो जब आप उसे ड्रॉप करेंगे तो छोटे वाले पत्थर को जब आपका फ्रेंड कैच करेगा तब उसके हाथ के ऊपर कम चोट आएगी, कम फोर्स लगेगा, और बड़े वाले पत्थर को जब वो कैच करेगा तब उसके हाथ के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो छोटा वाला पत्थर है उसका मास कम था, इसीलिए उसकी वजह से इंपैक्ट यानी फोर्स कम है, और बड़े वाले पत्थर का मास ज्यादा था, वो ज्यादा भारी था, इस वजह से उसके हाथ के ऊपर जो फोर्स है वो ज्यादा है। यानी देखिए, मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, और मास कम तो फोर्स कम। यानी कि मास और फोर्स दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें मैंने लिखा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये तो एक तरीके का एग्जांपल हो गया। एक दूसरे तरीके का एग्जांपल है कि आपके पास एक बुलेट है और उस बुलेट, तो ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है इसमें बेसिकली मास हमारा वेरिएबल था। ठीक है, कार और ट्रक में ट्रक का मास अलग, कार का मास अलग, स्टोन में छोटे वाले स्टोन का मास अलग, बड़े वाले स्टोन का मास अलग। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग वेलोसिटी के टर्म्स में, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी के टर्म्स में बात करते हैं। एक बुलेट को अगर आप गन से फायर करते हैं किसी इंसान के ऊपर, तब वो इतना फैटल हो सकता है कि वो उस इंसान की जान भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन उसी बुलेट को अगर आप अपने हाथ में पकड़कर और फेंक कर उस इंसान को मारे तो उस इंसान को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, है ना। यानी कि जब आप बुलेट से उस इंसान के ऊपर फायर कर रहे हैं तब उस बुलेट का जो फोर्स है उस इंसान के ऊपर वो ज्यादा है, जो इंपैक्ट है वो ज्यादा है। और जब आप हाथ से थ्रो करके फेंक के मार रहे हैं तब उसका इंपैक्ट कम है। आखिरकार ऐसा क्यों? दोनों केस में सेम बुलेट है, सेम मास है, लेकिन हो क्या रहा है कि जब आप बुलेट को गन से फायर करते हैं तब बहुत तेजी से वो बुलेट उस इंसान को जाकर स्ट्राइक करता है, और अंत क्या हो रहा है? एट द एंड बुलेट इज कमिंग एट रेस्ट। तो बुलेट ने किसी न किसी वेलोसिटी से जाकर उस इंसान को स्ट्राइक किया और अंततः उस बुलेट को रेस्ट पर आना पड़ रहा है, यानी उस बुलेट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। जितने समय तक उस बुलेट की वेलोसिटी चेंज हो रही है उतने समय तक उस इंसान के ऊपर एक इंपैक्ट है, एक फोर्स लग रहा है। जब वेलोसिटी ज्यादा चेंज हो रही है, कब वेलोसिटी ज्यादा चेंज हो रही है भाई? जब आप बुलेट को गन से फायर कर रहे हो तब उसकी वेलोसिटी पहले से ही ज्यादा है, तो चेंज भी ज्यादा होगी। तो इसलिए उस केस में वेलोसिटी ज्यादा चेंज हो रही है, इसलिए उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है। और जब आप मतलब धीरे से अगर आप थ्रो करते हो, हाथ से थ्रो करते हो, तो वेलोसिटी उसकी कम है, इसलिए कम चेंज हो रही है, इसलिए उसके ऊपर फोर्स कम लग रहा है। यानी दोनों केस में हमने देखा कि अगर वेलोसिटी ज्यादा चेंज होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, और वेलोसिटी अगर कम चेंज होगी तो फोर्स कम होगा। यानी आप कह सकते हैं कि फोर्स चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी में ज्यादा चेंज है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और वेलोसिटी में कम चेंज है तो फोर्स कम लगेगा। अगर आपको इस बात पर भरोसा नहीं है तो आप अपना हाथ दीवार के ऊपर मार कर देख सकते हैं। हालांकि करिएगा नहीं ऐसे, लेकिन हम सबको पता है कि अगर हम अपने हाथ को दीवार के ऊपर धीरे से मारेंगे तो क्या है, हमारी कुछ वेलोसिटी है, जब हमने स्ट्राइक किया हमारी वेलोसिटी 0 होगी, तो वेलोसिटी में चेंज आया। तो जब धीरे से मार रहे हैं तो कम चेंज है वेलोसिटी में, इसलिए दीवार की वजह से हमारे हाथ के ऊपर फोर्स कम। और अगर हम ज्यादा तेजी से मारते हैं तो हमारी वेलोसिटी ज्यादा चेंज हो रही है, इस वजह से हमारे हाथ के ऊपर फोर्स ज्यादा लगता है। तो फिर से वही बात, वेलोसिटी में चेंज ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, और वेलोसिटी में चेंज कम तो फोर्स कम।
हाँ, एक एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, वो टाइम का एक्सपेरिमेंट है। सपोज करें कि एक क्रिकेट मैच है और उस क्रिकेट मैच में जो बैट्समैन है वो बॉल को हिट करता है और वो बॉल हवा में है और फील्डर को उस बॉल को कैच करना है। तो फील्डर किस तरीके से उस बॉल को कैच करता है? आप सब क्रिकेट देखते हैं, आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब एक फील्डर बॉल को कैच करे तब वो कैच करने के दौरान अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करता है, या एक विकेट कीपर जब बॉल को कैच करे तो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ मूव करता है। ये पीछे की तरफ मूव करने का जो लॉजिक है वो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर एक बॉल जो आ रही है फील्डर के पास, वो तो किसी न किसी स्पीड से, किसी न किसी वेलोसिटी से पहुंच रही है। अगर वो फील्डर अपने हाथ को बिना पीछे की तरफ मूव किए हुए और बॉल को अगर कैच करेगा, तो जब बॉल आकर उसके हाथ को स्ट्राइक करती है उस वक्त उस बॉल की कुछ वेलोसिटी है, और जब वो वहीं पर कैच कर ले रहा है तो वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। यानी कैच करने के दौरान जो फील्डर है वो उस बॉल की वेलोसिटी को चेंज करके जीरो कर दे रहा है। लेकिन देखिए, दिक्कत यह है कि जो बॉल की वेलोसिटी चेंज हो रही है वो बहुत कम टाइम में चेंज हो रही है। तो जब टाइम कम हो रहा है तब उस फील्डर के हाथ के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, उसे ज्यादा चोट आएगी। और अगर वही वो फील्डर उस बॉल को कैच करके अपने हाथ को पीछे मूव करेगा तो उस दौरान वो कुछ टाइम लगा रहा है उस बॉल की वेलोसिटी को फाइनाइट से जीरो चेंज करने में। तो जब वो टाइम ज्यादा लगा रहा है तब उस दौरान उसके हाथ के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कम होगा। यानी आप देख सकते हैं कि जब आप डायरेक्ट कैच कर रहे हैं, कम टाइम लगा रहे हैं वेलोसिटी को चेंज करने में, तो फोर्स ज्यादा लग रहा है। और जब आप ज्यादा टाइम लगा रहे हैं वेलोसिटी को चेंज करने में तो फोर्स कम लग रहा है। यानी टाइम ज्यादा लगाइए, चेंज इन टाइम अगर ज्यादा है तो फोर्स कम है, चेंज इन टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा है। यानी फोर्स चेंज इन टाइम, या आप कह लीजिए टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये तीन बातें न्यूटन ने हमें बताई अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, अपने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। इन तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो आपका क्या हो जाएगा? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। और इसे देखिए, इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमारा आता है k टाइम्स m इंटू डेल्टा v अपॉन t। ठीक है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम k की वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं इक्वल टू 1। उस कंडीशन में फोर्स हमारा हो जाता है इक्वल्स टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब मुझे बताइए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? ठीक है, अच्छा ये छोड़ दीजिए, फोर्स हमारा हो गया इक्वल्स टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब मुझे एक बात बताइए, मोमेंटम जो हमारा है बच्चों, जो मोमेंटम हमारा होता है वो होता है इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो अगर फाइनल वेलोसिटी v है, यानी फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू वी, और इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो इनिशियल मोमेंटम हमारा हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा? मास तो कॉमन है, ये हो जाएगा v माइनस यू। v माइनस यू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, और ये होता है इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा v। ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज, और इस साइड आपका है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम dp। अब चेंज इन मोमेंटम m, ठीक, m इंटू डेल्टा v की जगह आप चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं। तो यहां से फोर्स आपका हो जाएगा इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। आप ऐसा करें, टाइम की जगह डेल्टा t ही लिखें, हमारे इक्वेशन को ज्यादा सूट करेगा डेल्टा t। ठीक है, क्योंकि आप जितना भी टाइम लगा रहे हैं वो तो टाइम नहीं बल्कि चेंज इन टाइम है ना। तो ये आपका हो जाएगा f इज इक्वल्स टू डेल्टा p बाई डेल्टा t। और बहुत कम समय के लिए अगर आप बहुत, ये तो एवरेज की बात हो रही है, हम ये भी लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू dp बाई dt, लिख सकते हैं ना बच्चों।
बहुत कम टाइम के लिए F इज इक्वल टू dp/dt लिख सकते हैं, और एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए F इज इक्वल टू डेल्टा p/dt। ये जो इक्वेशन है ये आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को आप? तो आप नोटिस कीजिए क्या किया हमने, ये तीन इक्वेशंस हमने फाइंड किए, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया, प्रोपोर्शनैलिटी लगाया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को 1 लिख दिया, ये हमारा आ गया m इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब देखिए मास इंटू वेलोसिटी हमारा होता है मोमेंटम, अगर फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू डेल्टा, m इंटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा आ रहा है m इनटू डेल्टा v, जो कि न्यूमरेटर है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया डेल्टा p, नीचे लिख दिया डेल्टा t, यानी कि यह है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ये हमारा फोर्स के बराबर होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फोर्स हमारा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसी चीज को हम एक अलग तरीके से भी लिखते हैं। इस इक्वेशन को आप देखिए, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, k को अगर 1 कंसीडर करें तो फोर्स हो जाएगा इक्वल्स टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और आपने पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन डेल्टा v बाई डेल्टा t, ये हमारा एक्सेलरेशन a के बराबर होता है। तो अगर मैं डेल्टा v बाई डेल्टा t की जगह a लिख दूं तो ये हमारा आ जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों? और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? न्यूटन ने कहा कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो आप कह सकते हैं कि द रेट ऑफ, स्पेस कम है इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, द रेट ऑफ चेंज in momentum, the rate of change in momentum is directly proportional to rate of change in momentum। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सटर्नल फोर्स के। ये फोर्स नहीं बल्कि एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों हमारा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम इसे वेक्टर के टर्म्स में लिखें तो देखिए ये वेक्टर आएगा ना इस तरीके से हमारा। अब नोटिस कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर है फोर्स, राइट हैंड साइड पे है चेंज इन मोमेंटम। तो भाई मोमेंटम का चेंज किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इसमें आगे लिखा न्यूटन ने, एंड इट एक्ट्स इन, या फिर आप कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स एंड इज डायरेक्टेड किसका डायरेक्शन? चेंज इन मोमेंटम का। ठीक है, एंड इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है, जिसमें वो कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो एक्सटर्नल फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है उस एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है बच्चों? तो एक तो ये आप इक्वेशन लिख लीजिएगा, ये भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन है, और ये भी आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन। तो इसको आप नोट कर लें, फिर छोटी छोटी बातें हैं वो भी हम लोग कर लेंगे अभी। अच्छा देखिए, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यही हमारा इक्वेशन आया ना, फोर्स F वेक्टर इज इक्वल्स टू dp वेक्टर अपॉन dt। एक तो ये इक्वेशन आया था, और दूसरा इक्वेशन हमारा था, दोनों इक्विवेलेंट ही हैं, कि फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है बच्चों? तो यहां से दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आती हैं,
उसको हम लोग जरा कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? देखिए, ये इक्वेशन अगर आप देखें, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो एक ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर आप हैं तो आपका मास तो जीरो नहीं हो सकता है। तो अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा, राइट हैंड साइड आप एक्सेलरेशन जीरो पुट कीजिए, मास इंटू जीरो, यानी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन एक ऑब्जेक्ट का जीरो है, तब जो फोर्स होगा ऑब्जेक्ट का वो जीरो होगा। यानी कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन एक्सप्लेन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या एक्सप्लेन कर रहा है? यही तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखा था ना, कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कब चेंज नहीं होती, यानी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कब जीरो होता है, जब उस पर फोर्स जीरो होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको ये तो बताता था कि एक्सेलरेशन तब अगर जीरो है तो फोर्स जीरो होगा, लेकिन ये नहीं बताता था कि अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास इतना है, अगर उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तब कितना फोर्स लग रहा होगा, अगर उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तब कितना फोर्स लग रहा होगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं बताता था, ये आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से आप लिख सकते हैं सेकेंड थिंग कि फोर्स चूंकि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए जो फोर्स हमने लिखा है, इस फोर्स के कंपोनेंट्स होंगे ना, एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट। अगर एक फोर्स, फोर्स का कुछ डायरेक्शन होता है, अगर वो फोर्स टू डायमेंशनल मतलब एक प्लेन में लाई कर रहा है, तब उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। अगर थ्री डायमेंशन में लाई कर रहा है तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। तो अगर कंपोनेंट वाइज आप देखें तो आप लिख सकते हैं, आपने देखा था कि किसी भी एक वेक्टर का जो एक प्लेन में या स्पेस में थ्री डायमेंशन में लाई कर रहा है, टू डायमेंशन में लाई कर रहा है, उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये जो फोर्स है, अगर ये थ्री डायमेंशन में लाई करेगा तब इसका एक्स कंपोनेंट होगा, इसका y कंपोनेंट भी होगा और इसका z कंपोनेंट भी होगा। जो x कंपोनेंट है वो आपको हो जाएगा इक्वल्स टू मास इनटू जो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है वो। ठीक है, उसी तरीके से जो y कंपोनेंट है वो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y कंपोनेंट। भाई एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका उसके भी तो कंपोनेंट्स होंगे। उसी तरीके से मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग z एक्सिस। अगर किसी भी एक एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है तो उस एक्सिस के अलोंग फोर्स की वैल्यू भी जीरो होगी। अच्छा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है वो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन टाइम टेकन। वाई एक्सिस के अलोंग आप फोर्स लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस अपॉन टाइम टेकन। और जेड एक्सिस के अलोंग आप लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू change in momentum along z axis upon time taken। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, उसी तरीके से एक पॉइंट और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। वो पॉइंट ये है कि देखिए न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो एक पूरे बॉडी के ऊपर नहीं लगता है, वो एक पार्टिकल के ऊपर लगता है। न्यूटन ने जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिया है उसमें जो फोर्स की बात कर रहे हैं वो एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स की बात कर रहे हैं, पूरे बॉडी के ऊपर, एक्सटेंडेड बॉडी के ऊपर फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं न्यूटन। सो सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स इन सेकेंड लॉ is a force acting on a particle
एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एंड नॉट ऑन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या नॉट ऑन एक्सटेंडेड बॉडी। एक्सटेंडेड बॉडी के ऊपर नहीं, सिर्फ एक पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन आगे चलकर जब आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे, रोटेशन जब आप पढ़ेंगे, तब वहां पर आप सीखेंगे कि एक एक्सटेंडेड बॉडी के ऊपर जो फोर्स है और जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स है, दोनों को गवर्न करने वाला जो लॉ है न्यूटन का सेकेंड लॉ, वो दोनों के लिए वैलिड हो जाता है। कैसे, उसका जिक्र हम अभी नहीं करेंगे, रोटेशन जब हम पढ़ेंगे तब करेंगे। लेकिन न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हालांकि एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स होता है, लेकिन उसको हम एक्सटेंडेड बॉडी के ऊपर फोर्स कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और वो ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि हम बड़े बड़े बॉडीज को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके, पॉइंट मास की तरह ट्रीट करके पढ़ते हैं। ये हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के इंट्रोडक्शन में बात किया था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो ये तो रही बात कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। एक चीज मैं आपसे और बात करना चाहता हूं, वो है यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो दो तरीके के सिस्टम में मैं फोर्स की बात करने जा रहा हूं, एक एमकेएस सिस्टम और एक सीजीएस सिस्टम होता है। एमकेएस सिस्टम में जो फोर्स है उसका यूनिट क्या होगा, मास का ऐसा यूनिट एमकेएस सिस्टम में होता है केजी, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एमकेएस सिस्टम में। इसे हम लोग न्यूटन भी कहते हैं, एन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में बच्चों, सीजीएस सिस्टम में मास को हम लोग ग्राम्स में मेजर करते हैं और जो एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ना होकर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसे हम लोग डाइन भी कहते हैं, डाइन, ठीक है, नॉट डायन, इट इज डाइन, ऑलराइट। तो अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है, डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन है, तो इसे समझिएगा। किलोग्राम को आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे अगर आप कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो किलोग्राम की जगह आप क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम, है ना, और मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखेंगे तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप न्यूटन भी लिखते हैं। देखिए 3 जीरो और 2 5 जीरो यानी 10 रेज़ टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग डाइन कहते हैं, ठीक है। तो 1 न्यूटन जो हमारा है वो 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही निकल कर आता है, वो है इंपल्स, उसकी भी बात हम लोग करते हैं इसके बाद। तो बच्चों ये इंपल्स टॉपिक देखते हैं हम लोग। देखिए आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा जो कि मोमेंटम पे बेस्ड है, कि मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट का किस तरीके से चेंज होता है टाइम के साथ, है ना। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, है ना, वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं हम लोग। तो दो चीजें हैं, फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक तो एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है और दूसरा कि कितने टाइम में उसका मोमेंटम चेंज हुआ है। लेकिन मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं कि सपोज करिए कि आपके हाथ में एक बॉल है और आप उस बॉल को अपनी पूरी जान से और वॉल के ऊपर मारते हैं, दीवार के ऊपर मारते हैं, तो क्या होगा, द बॉल विल मूव। सपोज करो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है। जब बॉल को थ्रो करेंगे तब जाकर वो वॉल को स्ट्राइक करेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना, यानी उसका मोमेंटम अभी फिलहाल पॉजिटिव डायरेक्शन में है। उससे टकराने के बाद व्हेन द बॉल विल बाउंस बैक, तब उसका डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव, यानी उस दीवार पे टकराने के पहले और टकराने के बाद उस बॉल का जो डायरेक्शन है, यानी जो मोमेंटम है, वो चेंज हो जा रहा है, यानी देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम। और व्हेन जब आपने बॉल को उस दीवार के ऊपर स्ट्राइक किया, तब कुछ
छोटा सा, बहुत थोड़ा सा ऐसा टाइम होगा, बहुत छोटे से समय के लिए, बहुत थोड़े से समय के लिए बॉल दीवार के ऊपर या दीवार वॉल के ऊपर, जो भी कहें, एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगा रहे होंगे, है ना। तो कुछ टाइम होगा जिस टाइम के लिए बॉल और दीवार दोनों कांटेक्ट में होंगे, उस टाइम के दौरान उस बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है। तो इस एग्जांपल में एक तो कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है, एक तो कितना फोर्स लग रहा है, ये आप पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए, एक तो बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगा है। भाई बॉल और दीवार दोनों कितने समय तक कांटेक्ट में रहते हैं, बहुत कम समय तक। जितने समय तक कांटेक्ट में रहेंगे उतने समय तक ही फोर्स लगाएंगे। तो ये एक ऐसा कंडीशन है, और इस तरीके के ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें जितने टाइम के लिए फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो टाइम इतना कम होता है कि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और उस थोड़े से टाइम में फोर्स इतना ज्यादा लगता है कि आप उस फोर्स को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ना तो आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ना ही जो टाइम जिसके लिए फोर्स लगा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है कि उस दौरान ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम ये हो जाएगा इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम टेकन, है ना। यानी अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं तो यहां पर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम में चेंज किसके बराबर होता है, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन, होता है ना बच्चों। तो कई बार ऐसा होता है कि जितने टाइम के लिए फोर्स लग रहा है वो टाइम बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम टाइम होता है, आप उतने कम टाइम को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, और उस दौरान जो फोर्स लगता है वो बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि आप फोर्स भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड पर ना फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है, ना टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन आपने कितनी वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया, मतलब जाकर वो बॉल स्ट्राइक कर रही है उस वॉल को, और कितनी वेलोसिटी से बाउंस बैक कर रही है, वो वेलोसिटी तो आप निकाल सकते हैं ना, वो तो पता लगा सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो वेलोसिटी अगर पता लगा लेंगे तो मोमेंटम पता लगा लेंगे। मोमेंटम अगर पता लगा लेंगे कि भाई दीवार पर लगने के पहले मोमेंटम क्या है, दीवार पर लगने के बाद मोमेंटम क्या है, तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भले ही हम लोग फोर्स कैलकुलेट ना कर पाए, उस केस में टाइम कैलकुलेट ना कर पाए, लेकिन चेंज इन मोमेंटम यानी फोर्स और टाइम टेकन का प्रोडक्ट जो है, उस प्रोडक्ट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस केस में, किस केस में, जब टाइम बहुत कम होगा और फोर्स बहुत ज्यादा होगा, उस केस में जो चेंज इन मोमेंटम होता है, उस चेंज इन मोमेंटम को हम लोग इंपल्स कहते हैं। यानी इंपल्स जो है बच्चों आपका, इट इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। लेकिन एक कंडीशन है, हर केस में आप इंपल्स को फोर्स इनटू टाइम टेकन नहीं कह सकते हैं। आप उसी कंडीशन में इंपल्स वर्ड यूज करेंगे जब फोर्स बहुत ज्यादा हो और टाइम बहुत कम है। एक बहुत बड़े नंबर को बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते तो फाइनाइट नंबर मिलता है ना। जैसे सपोज करें कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है 1 करोड़, और उसे अगर आप 0.000001 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़े नंबर को बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 10 मिलेगा, जो कि फाइनाइट नंबर है। तो चेंज इन मोमेंटम फाइनाइट है, वो हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं, लेकिन फोर्स चूंकि बहुत ज्यादा है इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम टेकन बहुत कम है इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और इस कंडीशन में उस प्रोडक्ट को हम लोग इंपल्स कहते हैं। इंपल्स की जो एसआई यूनिट है, इट विल आल्सो बी केजी मीटर पर सेकेंड, वही जो कि मोमेंटम का एसआई यूनिट है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इंपल्स पे बेस्ड एक आधा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। चलिए बच्चों, एक सवाल है, इस सवाल को देखते हैं हम लोग। ठीक है, इंपल्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इंपल्स, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट, मशीन गन, क्वेश्चन नोट करते चले मेरे साथ। फायर्स अ बुलेट of mass 48 grams
with speed 1200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अ पर्सन होल्डिंग गन, अ पर्सन होल्डिंग गन, जो बंदा गन से फायर कर रहा है, कैन exert a maximum force of 144 न्यूटन। ठीक है। कह रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ बुलेट्स, फाइंड नंबर ऑफ बुलेट्स ही कैन फायर। ठीक है बच्चों, इसको जरा हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है हमें कि एक मशीन गन है, एक इंसान है, उसके पास मशीन गन है, उससे वो बुलेट फायर कर रहा है, और उस मशीन गन से जो बुलेट वो फायर कर रहा है, उस बुलेट का मास 48 ग्राम है। ठीक है, उस बुलेट का मास कितना है? 48 ग्राम है। और कितनी स्पीड से वो बुलेट फायर कर रहा है वो मशीन गन? 1200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंसान उस गन से बुलेट को फायर कर रहा है, वो जब भाई जाहिर सी बात है बुलेट को आप जानते हैं भाई, गन को अगर आप गन से बुलेट फायर करोगे तो पीछे की तरफ एक जर्क लगता है ना। तो वो इंसान जो बुलेट फायर कर रहा है मशीन गन से, वो 144 न्यूटन से ज्यादा फोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो हमें जानना है कि 144 न्यूटन के फोर्स के दौरान वो कितने बुलेट्स को गन से फायर कर सकता है। ठीक है, तो हम पहले अगर हमें पता चल जाए कि एक बुलेट को फायर करने में उसे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो जो टोटल फोर्स है उससे उसको उस फोर्स से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितने बुलेट से वो निकल कर आ जाएगा। तो हमें गिवन है कि जो मास है बुलेट का, मास ऑफ बुलेट, कितना मास है बुलेट का? 48 ग्राम, है ना। यानी कि ये है 48/1000 किलोग्राम। ठीक है। जो इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की है वो 1200 मीटर पर सेकेंड। जाहिर सी बात है फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, बुलेट को जिंदगी भर तो मूव करना नहीं है ना। और मान लो, तो ठीक है ये हमारा आ गया, तो एक बुलेट के ऊपर कितना फोर्स होगा? फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी मास एक्सेलरेशन हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए तो जरा ये सब हमें गिवन है या नहीं गिवन, जरा देखते हैं। मास हमें गिवन है 48 ग्राम, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ये सब हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये जो फोर्स हमारा है, फोर्स F, अगर मैं इस टाइम को इधर ले जाऊं तो फोर्स और टाइम दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, है ना। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है हमारा? फोर्स इंटू टाइम, ये होगा इक्वल्स टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, ये चेंज इन मोमेंटम हमारा कितना है? मास की जगह हम लिख सकते हैं 48/1000 इंटू वेलोसिटी की जगह 1200 माइनस 0। ठीक है बच्चों, इसको यूज करके हम लोग जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा ये कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, 40 ग्राम हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, इसका मास हमारा 40 ग्राम के बराबर है। तो अब जरा देखिए, ये -0 हटा देते हैं, ये 2 0 कट गया, ये 1 0 यहां कट गया, तो कितना आ रहा है चेंज इन मोमेंटम? 12 × 4 यानी 48 हमारा आ रहा है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आ गया बच्चों।
इसको आप यूनिट भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये इतना इंपैक्ट जो वो झेल पा रहा है, तो नंबर ऑफ बुलेट्स हमारे कितने होंगे, नंबर ऑफ बुलेट्स ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन सॉरी जो टोटल फोर्स लग रहा है, फोर्स जो वो एक्सर्ट कर सकता है अपॉन चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो कितना फोर्स वो एक्सर्ट कर सकता है 144 न्यूटन, है ना, अपॉन चेंज इन मोमेंटम इसका कितना है 48। तो अगर आप डिवाइड करेंगे, क्लियर है, तो अगर आप डिवाइड करते हैं बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 3 बुलेट्स। 3 बुलेट्स जो है वो इंसान उस मशीन गन से फायर कर सकता है। नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड कर लीजिए बच्चों, ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये हमारा इंपल्स के बराबर होता है, या फिर इसको आप लिख लीजिए कि ये फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है ना, फोर्स इनटू टाइम टी। क्लियर है? तो इसको आप लिख सकते हैं फोर्स इनटू टाइम जो लगा है उसको इंपल्स हम लोग कहते हैं, इंपल्स। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ बुलेट्स ही कैन फायर पर सेकेंड, पर सेकेंड कितने बुलेट्स फायर कर सकता है। ठीक है, तो पर सेकेंड यानी कि टाइम की वैल्यू 1 है, तो आप यहां पर पुट करके और ये निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लें। एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों इसका। ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता जुलता आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल में भी है। कह रहा है अ बॉल मूविंग विथ मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड, अ बॉल मूविंग with momentum, a ball moving with momentum of 5 kg meter per second strikes a wall at 45 degree to horizontal, at 45 degree to horizontal, ठीक है, and is reflected at same angle and bounces back at same angle. Calculate change in momentum. कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम, इसे मैं डेल्टा पी लिख रहा हूं। इसका मैं आपको डायग्राम बना कर दे रहा हूं, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक बॉल है जिसे आपने जिसका मोमेंटम है 5 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, इतना मोमेंटम देगा। इतने मोमेंटम के साथ आप एक दीवार के ऊपर उसे थ्रो करते हो, यानी सपोज करिए कि ये एक वॉल है, ठीक है, इधर हम लोग वॉल बनाते हैं, ये एक वॉल है, ठीक है, और ये इसका हॉरिजॉन्टल है। कह रहा है कि आपने एक बॉल को 5 kg मीटर पर सेकेंड के मोमेंटम से वॉल के ऊपर स्ट्राइक किया 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाकर, यानी इस डायरेक्शन में आप इसको थ्रो कर रहे हो 45 डिग्री एंगल बनाकर, और इसका जो मोमेंटम है वो आपको दे रखा है 5 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो और उस वक्त कह रहा है कि सेम एंगल पे वो बाउंस बैक कर रहे हो बॉल, यानी बॉल का बाउंस बैक इधर होगा 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है। ये भी आपका P हो जाएगा 5 kg मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। देखिए ये मोमेंटम वेक्टर है,
ये एक प्लेन में है, इसको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंपोनेंट में बांट दीजिए, वैसे ही इस वाले को भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कंपोनेंट में बांट दीजिए। एक्स कंपोनेंट के लिए अलग से चेंज इन मोमेंटम, वाई कंपोनेंट के लिए अलग से चेंज इन मोमेंटम निकाल लें। चलिए कैलकुलेट करें। कर लिया बच्चों? चलिए मैं जरा देखता हूं इसको। ये जो इसको मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं, ये इस तरीके से आपका है ना। तो इसका एक कंपोनेंट तो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब ये 45 डिग्री एंगल है, तो इसका जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन इधर होगा ना भाई। जब उसका डायरेक्शन इधर है तो इसका भी डायरेक्शन इधर होना चाहिए। और एक कंपोनेंट आपका हो जाएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग नीचे की तरफ, ठीक है। जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस वाला नीचे की तरफ है। नीचे वाले की बात करें तो इसका भी एक कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये चूंकि इधर मूव कर रहा है, डायरेक्शन वॉल से अवे है, इसलिए इसका डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। और नीचे की तरफ डायरेक्शन है, इसलिए इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग जो चेंज इन मोमेंटम है बच्चों, वो क्या होना चाहिए? फाइनल ये वाला है, वाई एक्सिस के अलोंग जो फाइनल है वो ये वाला है ना, पी एफ वाई, यानी मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ये मोमेंटम है वाई एक्सिस के अलोंग फाइनल। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल भाई मोमेंटम है 5 kg मीटर पर सेकंड, इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा? साइन थीटा, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका पी साइन थीटा, यानी कि पी साइन 45, पी की वैल्यू बाद में डालेंगे। और चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हमारा किधर है? इसको मैं डायरेक्शन में हम लोग दे देते हैं ना। अच्छा बच्चों, ये डायरेक्शन आपका नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस जे कैप, ठीक है। फिर आ गया माइनस साइन। अब इनिशियल मोमेंटम ये वाला है वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम है वाई एक्सिस के अलोंग, ये भी नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये भी हो जाएगा आपका P, और ये एंगल 45 है, तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइन 45, तो P साइन 45 और माइनस जे कैप। याद रखिएगा P साइन 45 एक वेक्टर है, सॉरी मैग्नीट्यूड है, माइनस जे कैप उसके नेगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया माइनस P साइन 45 जे कैप और माइनस माइनस प्लस P साइन 45 जे कैप। तो क्या हो गया बच्चों? चेंज इन मोमेंटम हमारा इस केस में कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब हम लोग एक्स एक्सिस की बात करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? देखिए जो फाइनल वाला है वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये आपका हो जाएगा, और एक्स एक्सिस के अलोंग ये एंगल भी तो 45 है ना, तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है, इसलिए हो जाएगा P cos थीटा, या थीटा की जगह 45 लिख देते हैं, cos 45 आई कैप, माइनस जो इनिशियल कंपोनेंट है देखिए वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस वाला, तो ये हो जाएगा P cos 45, इसका भी कंपोनेंट cos 45 होगा, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए हो जाएगा माइनस आई कैप, है ना। तो ये आपका हो गया P cos 45 डिग्री आई कैप और माइनस माइनस प्लस P cos 45 डिग्री आई कैप। दो बार इनको जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 2P cos 45 डिग्री आई कैप, है ना। और ये हो गया आपका 2 इंटू P की जगह P क्या है हमारा? मोमेंटम, जो कि 5 दे रखा है, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू √2। तो जो चेंज इन मोमेंटम है आपका वो आपका आ रहा है इक्वल्स टू 5√2 आई कैप, और ये आई कैप क्या बता रहा है कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी दीवार से, वॉल से अवे डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम है। तो इस तरीके से आपको सवाल आ सकते हैं एग्जाम में,
और पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था वो हमारा 2005 में आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देना है और मोमेंटम का चेंज या इंपल्स जो भी पूछेगा आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको नोट कर लें, आज के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में सीखेंगे।